शुभ वंदन बच्चों। आज हम आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन कराएंगे। इससे पहले हम कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन कर चुके हैं। ये वाक्य भेद थे विधानवाचक वाक्य भेद, विधिवाचक वाक्य भेद, प्रश्नवाचक वाक्य भेद, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। ये हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, इनमें एक ही उद्देश्य होता है। एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय एक ही होता है और मुख्य क्रिया भी एक ही होती है। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बने होते हैं और इसमें दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं और ये वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे ही मिश्र वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य भी दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बने होते हैं और ये भी किसी समुच्चय बोधक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें एक आश्रित उपवाक्य होता है और दूसरा प्रधान उपवाक्य होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद, इसको विस्तार में पढ़ेंगे। वहां वाक्य, सबसे पहले हम वाक्य भेद पढ़ रहे हैं ना, तो वाक्य के बारे में जानना जरूरी है। वाक्य होता क्या है? देखिए, शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। समझ आया आपको? सार्थक समूह शब्दों का। अगर शब्दों को आगे पीछे ऐसे ही लगा देंगे तो वाक्य नहीं बन पाएगा। ठीक है? और अगर सोचो, अगर वाक्य ना होते, शब्द ना होते, तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते? कैसे समझाते एक दूसरे को अपनी बात? तो ये सब वाक्य के द्वारा ही संभव है। अब देखिए, वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। देखिए बच्चों, परीक्षा में कभी कभी आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इसका इस वाक्य में उद्देश्य क्या है या फिर इस वाक्य में विधेय क्या है। तो इसलिए उद्देश्य और विधेय का जानना जरूरी है, जो बहुत ही सिंपल है। देखिए, उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उस वाक्य का उद्देश्य है, यानी सब्जेक्ट, उस कर्ता। ठीक है? काम को करने वाला। ठीक है? किसी भी वाक्य में काम को जो भी करने वाला होता है वो उस वाक्य का उद्देश्य होता है। ठीक है? काम को करने वाला उद्देश्य, और बाकी बचा सेंटेंस विधेय। अब देखिए, विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय होता है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है। अब मोहन, मोहन क्या है? किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में बात की जा रही है, तो मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और मोहन के बारे में क्या बात की जा रही है? बाजार जा रहा है। तो ये क्या हो गया? ये इसका विधेय हो गया। यानी कि किसके बारे में बात की जा रही है वो तो हो गया उद्देश्य, और उसके बारे में क्या बात की जा रही है वो हो गया विधेय। जैसे एक और उदाहरण से समझाते हैं आपको। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया। अब किसके बारे में बात की जा रही है? दशरथ पुत्र राम के बारे में बात की जा रही है। ठीक है? केवल राम नहीं होगा इसका उद्देश्य, यहाँ पर पूरा होगा दशरथ पुत्र राम। दशरथ पुत्र राम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये इस वाक्य का उद्देश्य है। और क्या बात की जा रही है? रावण को मार गिराया। तो ये बात क्या है? ये हो गया विधेय। ठीक है? किसके बारे में बात की जा रही है वो तो हो गया उद्देश्य, और उसके बारे में क्या बात की जा रही है वो हो गया उसका विधेय। तो समझ आ गया आपको उद्देश्य और विधेय क्या होता है? चलिए, अब उपवाक्य। देखिए, एक वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक उपवाक्य होता है। अगर दो वाक्य मिले हैं तो दोनों स्वतंत्र भी हो सकते हैं और उनमें से एक उपवाक्य भी हो सकता है, एक आश्रित वाक्य भी हो सकता है। तो ये आश्रित उपवाक्य क्या होता है ये समझते हैं। क्योंकि परीक्षा में सेंटेंस दे देते हैं, एक वाक्य दे देते हैं और उसके नीचे आधे वाक्य के नीचे रेखा खींच दी, उसको अंडरलाइन कर दिया और पूछ लिया कि भाई ये कौन सा उपवाक्य है या कौन सा आश्रित वाक्य है, या ये भी पूछ लेते हैं इन दोनों वाक्यों में से कौन सा आश्रित वाक्य है। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है।
देखिए आश्रित उपवाक्य क्या होता है? ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना अर्थ होता है। पहली बात याद रखो कि आश्रित उपवाक्य का अपना अर्थ होता है, ठीक है, जो एक वाक्य का भाग होता है। दूसरी बात याद रखो कि दो वाक्य में दो वाक्य होंगे वहां पर, तभी एक आश्रित उपवाक्य होगा, ठीक, जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। ठीक है, अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। अब मोहन ने कहा, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रधान वाक्य। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, कि मैं खेलूंगा, ठीक है, ये हो गया उपवाक्य। समझ में आ गया आपको? ये हो गया आश्रित उपवाक्य। ठीक है, देखिए इसमें मैं जो हो गया ये उद्देश्य हो गया, और खेलूंगा क्या हुआ? विधेय हो गया। समझ में आ गया ना? और ये समुच्चय बोधक से जुड़ भी रहा है, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य हो गया। एक और, मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। मैंने वही मकान खरीदा है, ये क्या हो गया? एक पूरा वाक्य हो गया, ये तो हो गया प्रधान वाक्य। ठीक है, जहां आप रहते हैं, जहां समुच्चय बोधक शब्द हो गया, आप हो गया उद्देश्य, और ये हो गया विधेय। ठीक है, तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य। ठीक है, देखिए इसके भी तीन भेद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार अब इसके भी तीन भेद याद करें, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है, ध्यान से सुन लो बस, आ जाएगा समझ में। ठीक है, इसके तीन भेद होते हैं, तीन ही भेद हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। ठीक है, आपको अब कोई वाक्य दे दिया और पूछ लिया, जैसे कि ये राम ने कहा और ये वाक्य दे दिया पूरा, और इसके नीचे अंडरलाइन कर दी, पूछ लिया कौन सा उपवाक्य है ये भाई, तो आपको अब ये पता होगा तभी आप लिख पाएंगे, है ना? तो ये भी बहुत सरल है, परेशान होने की बात नहीं है। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है देखिए। संज्ञा की तरह व्यवहार में लाए जाने वाले आश्रित उपवाक्य ही संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इसकी पहचान बता देते हैं, चलो पहचान याद कर लो। ठीक है, एकदम समझ में आएगा। इसकी पहचान है कि इस उपवाक्य के पूर्व में, मतलब पहले, की लगा होता है, केवल की समझ लो। अगर की लगा है वाक्य के प्रारंभ में और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तो लिखिए वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, देखो राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो की लग गया ना, बस लिख दो आंख मीच के, संज्ञा उपवाक्य है ये। ठीक है, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में ले जाए। अब देखो इसकी पहचान क्या है? जिसमें जो, जिसे, जैसा और जितना लगा हो, आदि, मतलब और भी एक दो शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनसे पहले ये लग रहा हो वो हो गया विशेषण उपवाक्य। अब कई बार क्या होता है, क्रिया विशेषण और विशेषण समझ में नहीं आता कि यार इनमें से दोनों में से कौन सा होगा, तो विशेषण तो लिखिए आओ। ठीक है, जा से शुरू होने वाला वाक्य अगर आपको मिल रहा है तो उसमें विशेषण तो लिखिए आओ, नंबर तो मिल ही जाएगा पूरा। ठीक, अब देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो वाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए। अब इसकी पहचान क्या है? इसमें जब, जहां, जिधर, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वो क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। देखिए विशेषण में क्या हो रहा था? जो, जिसे, जैसा, जितना, जा जा तो सब में आ रहा है इनमें। ठीक है, और इसमें भी जा जा आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? विशेषण उपवाक्य हो गया, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब, जहां, जिधर, ज्यों। तो क्या हो गया ये? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। समझ में आ गया आपको? संज्ञा उपवाक्य की से शुरू हो रहा है, विशेषण उपवाक्य ज से शुरू हो रहा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य ज से शुरू हो रहा है। यानी कि जहां भी वाक्य के स्टार्टिंग में ये शब्द लगा हो, समझ लो वो क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु देख लो थोड़ा सा। आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि बाद में आते हैं। देखो यहाँ पर पहले आ गया, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, यहाँ पर शुरू में आ गया आश्रित उपवाक्य। बीच में भी आ सकते हैं, अब ये आगे आपको उदाहरण दिखाएंगे उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, और बाद में भी आते हैं। ठीक है, एक तो इसकी, ये इसके मुख्य बिंदु है। वाक्य में मुख्य उपवाक्य भी क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। देखिए वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ सामान्यतः समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। देखा ना आपने पहले कि सेंटेंस से पहले, वाक्य से पहले क्या लगा होता है? कि, जिसने, जो, जिसमें, जहां, किन, क्योंकि, परंतु आदि। समझ में आ गया? आश्रित उपवाक्य समझ में आ गया ना? संज्ञा की से शुरू हो रहे हैं, क्रिया विशेषण और विशेषण जो से शुरू हो रहा है। ठीक है, इनसे शुरू होने वाले आश्रित उपवाक्य समझ में आ गए? चलिए आगे ना, समझ में लग रहा है ना अब थोड़ा सा आसान? अब देखिए बहुत आसान है। वाक्य के भेद, तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब क्या होते हैं सरल वाक्य? सरल वाक्य सरल वाक्य की तरह ही होते हैं, जैसे
सिंपल वाक्य है। इनमें, इसकी पहचान क्या है? इनमें एक या एक से अधिक उद्देश्य लेकिन विधेय एक ही होता है। याद रखेंगे, मुख्य क्रिया एक ही होती है। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्रिया होती है ना, द्विकीमरिक क्रिया। तो इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया एक ही होगी। ठीक है, मुख्य क्रिया जो वाक्य के बिल्कुल अंत में लगी होती है, ठीक है, वो एक ही होती है। बस सरल वाक्य की पहचान याद रखो कि इसमें उद्देश्य तो एक से एक या एक से अधिक हो सकते हैं, जैसे राम और श्याम। उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय एक ही होगा और मुख्य क्रिया भी एक ही होगी। अब देखो, कुछ उदाहरण देख लो आप, आ जाएंगे समझ में। बच्चे ने धीरे धीरे खाना खाया। बच्चे ने, उद्देश्य क्या है? बच्चे धीरे धीरे खाना खाया, ये विधेय हो गया। तो देखिए, एक ही उद्देश्य हो गया, एक ही विधेय हो गया। उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया। एक ही सेंटेंस दिख रहा है ना आपको, एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य नजर आ रहा है, तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि यार ये सरल वाक्य होगा जब एक ही वाक्य है तो। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। राम और श्याम बाग में खेल रहे हैं। अब देखिए, राम और श्याम बाग में खेल रहे हैं। अब क्या होता है, बच्चे कई बार ना ये और शब्द जो आ रहा है इसको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और संयुक्त वाक्य लिखे आते हैं। लेकिन इसको देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये राम और श्याम एक ही उद्देश्य है। राम और श्याम, इन दोनों के बारे में बात हो रही है, ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ खेल रहे हैं। ठीक है, राम और श्याम उद्देश्य एक ही है। बाग में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं मुख्य क्रिया हो रही है, एक ही मुख्य क्रिया हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है, ध्यान दो। अगर हम ये कहते राम खेल रहा है और श्याम भी खेल रहा है, तो दो क्रिया हो रही थी। देखो, राम खेल रहा है, एक क्रिया हो रही थी खेल रहा है, और श्याम भी खेल रहा है, खेल रहा है, फिर दूसरी क्रिया आ गई। दो सेंटेंस हो रहे थे, दो क्रिया हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है। राम और श्याम उद्देश्य एक ही है, बाग में खेल रहे हैं, एक ही मुख्य क्रिया हो रही है। आगे समझ में बेटा, समझ में आ गया ना। मोहन खाना खाकर सो गया। मोहन खाना खाकर, अब देखिए इसमें पूर्वकालिक क्रिया खाना खाकर हो रही है, सो गया मुख्य क्रिया है। सो गया मुख्य क्रिया हो रही है, खाना खाकर आप कह रहे हैं ना, अब खाना खाकर भी तो एक क्रिया आ रही है, लेकिन ये क्या हो गया, पूर्वकालिक क्रिया आ गई। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जो काम पहले हो जाता है उसे तो हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, और जो काम बाद में होता है उसे कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, अब मोह खाना खाकर, खाना खा चुका वो, फिर सो रहा है। काम क्या कर रहा है इस समय? सो रहा है या सो गया। ठीक है, सो गया बाद वाली क्रिया वो मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, और जो पहले हो जाती क्रिया उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आ गया ना अच्छे से? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है और मुख्य क्रिया क्या होती है। मोहन खाना खाकर, या एक और सेंटेंस बताते हैं आपको, वह नहाकर खेलने चला गया। नहाकर, पहले कौन सा काम कर लिया उसने? नहाकर, ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। खेलने चला गया, ये हो गई मुख्य क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया? सरल वाक्य समझ में आ गया ना। एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन विधेय एक ही होगा और मुख्य क्रिया भी एक ही होगी। रट लो इस बात को। चलिए, अगला आता है संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। अब देखिए, संयुक्त जैसा नाम से ही पता लग रहा है आपको, संयुक्त यानी जुड़े हुए। ठीक है, स मतलब संयुक्त मतलब एक साथ जुड़े हुए। ठीक है, इनमें दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक वाक्य होंगे इसमें। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। मेन बात क्या है इसकी, कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्र का क्या मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब है कि अगर हम एक वाक्य को बोले, उन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य को बोले, तो वो अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, अब हम दूसरे वाक्य को बोलेंगे, वो भी अपने आप में पूर्ण होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एक वाक्य को बोलकर दूसरे वाक्य की प्रतीक्षा नहीं होती है। ठीक है, और दोनों ही वाक्य किसी योजक शब्द, योजक शब्द को हम समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। देखिए, अव्यय जैसा नाम से पता लग रहा है आपको, अव्यय क्या होता है? जिसका कुछ भी व्यय ना हो, यानी कि जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, फिर, या, अथवा, अन्यथा, किंतु, लेकिन, इसलिए, परंतु, अतः, मगर। आपने देखा होगा ना, जब दो वाक्यों को हम जोड़ते हैं तो इन शब्दों से जोड़ते हैं। बाकी के शब्द बदल सकते हैं, क्रिया बदल सकती है,
और संज्ञा बदल सकती है, सर्वनाम बदल सकते हैं, वचन बदल सकता है, लेकिन ये शब्द नहीं बदलते, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि लड़का खेल रहा है, और अगर हम उसका बहुवचन बनाए तो लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के बदल गया, रहे हैं बदल गया, रहा है से रहे हो गया। लेकिन अगर हम दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो क्या, लड़के खेल रहे हैं और वह पढ़ रहा है। अगर हम इनको बदलें तो लड़का खेल रहा है और वह पढ़ रहा है, तो और नहीं बदलेगा इसका, और शब्द वैसे का वैसे ही रहेगा। अव्यय में अव्यय कभी भी बदलते नहीं है। ठीक है, अब देखो उदाहरण से देखो इसको। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। अब देखिए बेटा, इसमें आपको दो शब्द दिखाई दे, दो वाक्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक से काम करो एक वाक्य है, पूरा वाक्य अपने आप में, ठीक से काम करो पूरा वाक्य हो गया नहीं हो गया। अब नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो ये भी पूरा वाक्य है। अगर हम अथवा शब्द को छुपा लें, समुच्चय बोधक शब्द को छुपा लें, तो दोनों वाक्य अपने आप में पूरे हैं ना। ठीक से काम करो पूरा वाक्य है, नौकरी छोड़ दो पूरा वाक्य है। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया अथवा से, तो ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया पूरा। ठीक, मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। मैं दिल्ली गया था पूर्ण वाक्य, मेरी पत्नी आगरा पूर्ण वाक्य, है ना, मेरी पत्नी आगरा गई पूर्ण वाक्य हुआ नहीं हुआ। ठीक है, हमने इसको और से जोड़ दिया, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। और ये और अथवा मगर न ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं किसी के अनुसार। ठीक है, ये ऐसे ही रहते हैं। मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। मैंने उसे पढ़ाया पूर्ण वाक्य, नौकरी दिलवाई पूर्ण वाक्य, यानी कि दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं और समुच्चय बोधक से जुड़ गए, हो गया संयुक्त वाक्य, है ना। वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता। ठीक है, मगर से जोड़ दिया देखिए इसे, वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, हो गया संयुक्त वाक्य। आगे समझ में संयुक्त वाक्य। ना तो शीला आई ना अपने बेटे को भेजा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द एक सही शब्द दो जगह जुड़ा है, लेकिन क्या हो गया, ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। समझ में आ गए सरल वाक्य संयुक्त वाक्य, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, और लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों का लोप भी कर दिया जाता है। लोप मतलब गायब हो जाते हैं ये, है ना। अब आ गया परीक्षा में, अब पूछ लिया आपसे कि कैसा वाक्य है, तो आप तो घूम जाओगे, यार मैम ने तो बताया था ये शब्द लगे होते हैं और यहाँ पर तो शब्द लग ही नहीं रहा, अब कैसे पहचाने इसको। तो देखिए कैसे पहचानना है आपको इसको, इसका हम सेंस लगा लेते हैं। बेटा, अगर आप परीक्षा में जब बैठे होते हैं और आपको समझ में नहीं आता, तो उस सेंटेंस को, उन वाक्यों को मन मन में पढ़ लिया करो, ध्यान से मन मन में पढ़ लो, एकदम समझ में आएंगे। देखिए, रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। अब कैसे पहचाने कि ये संयुक्त वाक्य है, यहाँ पर तो कुछ लग ही नहीं रहा, लेकिन सेंस तो निकल रहा है ना। रहने वाले रहेंगे और जाने वाले चले जाएंगे, और शब्द का लोप हो गया, गायब हो गया यहाँ से, लेकिन सेंस निकल रहा है पूरा। ठीक है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। क्या सोचा था, क्या हो गया, और का या पर शब्द का लोप हो रहा है। क्या सोचा था और क्या हो गया, यहाँ पर किस शब्द का लोप हो रहा है, और शब्द का या फिर पर शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। काम किया है, पैसा तो मांगूंगा ही। काम किया है इसलिए पैसा तो मांगूंगा ही, या फिर काम किया है तो पैसा तो मांगूंगा ही। ठीक है, लेकिन इसकी पहचान और कैसे कर लेते हैं हम, यहाँ पर कॉमा लगा होता है, जहां पर भी अगले शब्द का लोप हो रहा है तो वहां पर कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे हमें पहचान पड़ जाती है। आगे समझ में अच्छे से ना। चलिए अब मिश्र वाक्य समझ लेते हैं। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य और मिश्रित वाक्य ये क्या होते हैं। देखिए, ये भी दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बने होते हैं, जैसे वो थे ना संयुक्त वाक्य, बिल्कुल ऐसे ही ये भी है, लेकिन इसमें एक प्रधान वाक्य तथा एक आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, एक तो होगा प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित होगा, उस पर निर्भर होगा। ये भी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, बिल्कुल संयुक्त वाक्य की तरह होंगे, लेकिन उनमें क्या होगा, संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, पूर्ण वाक्य होते हैं, अपने आप में सरल वाक्य होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, अब वो जो हमने शुरू में पढ़ाए थे ना आपको, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, वो इसमें काम आएंगे। अब देखिए,
अब एक बार आपको दोबारा से बता देते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। लगभग यही सारे होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और, तथा, एवं, कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे वैसे, तब जब, जो जिसे जिसने, लेकिन, किंतु परंतु, मगर, पर, नहीं तो, अन्यथा, वरना आदि। ये सारे समुच्चय बोधक शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। अब मिश्र वाक्य को उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे ही लोग अपने घर से निकले, वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। अब देखिए, ध्यान से देखना इसको। जैसे ही लोग अपने घर से निकले, एक सेंटेंस। दूसरा, वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। दूसरा सेंटेंस, वर्षा शुरू हो गई, वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। कब? दूसरे दूसरे वाक्य की प्रतीक्षा है कि नहीं? जैसे ही लोग अपने घर से निकले, क्या हुआ? वैसे ही वर्षा शुरू हो गई। दूसरे एक वाक्य बोलते ही दूसरे की प्रतीक्षा हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। तो इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। एक इसमें प्रधान वाक्य हो गया, दूसरा इसमें आश्रित उपवाक्य हो गया। देखिए, ज्यों ही सूर्योदय हुआ, त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे। अब हम एक वाक्य को बोलते हैं, ज्यों ही सूर्योदय हुआ, तो अपने आप में अपूर्ण सा लग रहा है ना, तो क्या हुआ उसके बाद? त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे, है ना। ऐसी, पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि वह बहुत बीमार है। ठीक। जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है ना। एक सेंटेंस को जैसे ही हम बोलते हैं, दूसरे सेंटेंस की, दूसरे वाक्य की प्रतीक्षा होने लगती है, ठीक है। और आपने एक चीज पर और ध्यान दिया होगा, देखिए, ज्यों ही, कि, जो, है ना, इनसे शुरू होने वाले वाक्य ही आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये इसकी एक पहचान है, ठीक है। ज्यों, की, जैसे, जहां, जिधर, जहां, ये इन शब्दों से शुरू होने वाले शब्द, वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। देख रहे हैं ना आप। जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार था। अब देखिए, ये आश्रित उपवाक्य ऐसा नहीं कि बिल्कुल शुरू में ही आएगा, ये बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। कैसे? एक ही सेंटेंस को हमने तीन तरह से लिखा है। जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी और लास्ट में भी। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता हो। जैसे, जो, है ना। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। कैसे पहचानेंगे हम आश्रित उपवाक्य कैसे हैं, कौन से हैं? जो इन शब्दों से शुरू हो रहे हैं। संज्ञा उपवाक्य कैसे पहचानेंगे? कि वाले वाक्य संज्ञा उपवाक्य है। ज्यों ही वाले आश्रित उपवाक्य है। कौन सा? क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। जो वाला विशेषण उपवाक्य, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए, संयुक्त वाक्यों एवं मिश्र वाक्यों में अंतर पहचानना। कैसे पहचानेंगे? दोनों एक से लगते हैं ना, एक बार फिर बता देते हैं आपको। संयुक्त व मिश्र दोनों ही दो या दो से अधिक सरल वाक्यों से मिलकर बना होता है, ठीक। लेकिन संयुक्त वाक्य में ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। एक मुख्य उपवाक्य व दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। समझ आ गया आपको अच्छे से? इतनी सी बात भी अगर समझ लोगे तो भी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य नहीं भूल पाओगे। अगला है, एक और अच्छी सी पहचान बताती हूँ। और, या, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, पर, ताकि, मगर आदि समुच्चय बोधक शब्द सामान्यतः संयुक्त वाक्यों की पहचान कराते हैं। मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी यही शब्द जो है वो समुच्चय बोधक शब्दों की पहचान कराते हैं और ये संयुक्त वाक्यों से पहले लगते हैं। जबकि, कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे, वैसे, जब, तब, जो, जिसे, जिसने आदि शब्द मिश्र वाक्यों की पहचान कराते हैं, ठीक है। जैसे, देखो, उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा। क्या है ये? संयुक्त वाक्य है ना, क्योंकि इसलिए से जोड़ दिया हमने इसको, है ना। अब इसी का मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? वह परीक्षा में इसलिए असफल रहा क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया, ठीक। देखिए बेटा, अगर हम दो समुच्चय बोधक शब्द एक वाक्य में ले आते हैं, दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाए और दोनों में समुच्चय बोधक शब्द का इस्तेमाल कर दें तो वो मिश्र वाक्य बन जाता है। देखो जरा, और देखो। अब देखिए, हम दो दो सेंटेंस लेते हैं और उनका आपको तीनों तरह के वाक्य बना के दिखाते हैं। इससे आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। हम लोग नदी पर गए, हमको तैरना था। दो वाक्य हैं ये, ठीक है।
दोनों सरल वाक्य हैं। हम लोग नदी पर गए, हमको तैरना था। अब इन दोनों वाक्यों को मिला करके एक सरल वाक्य बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए, बन गया। हम लोग, एक ही उद्देश्य आ गया। ठीक है, तैरने के लिए नदी पर गए, विधेय एक हो गया ना, है ना। और नदी पर गए, जाना क्या हो गया? क्रिया, मुख्य क्रिया एक हो गई। तैरने के लिए पूर्वकालिक क्रिया हो गई, पहले तैरने के लिए। ठीक है, नदी पर गए, जाना मुख्य क्रिया हो गई। मुख्य क्रिया भी एक हो गई, एक ही विधेय हो गया और एक ही उद्देश्य हो गया। आगे समझ में? संयुक्त वाक्य देखो कैसे बनेगा इसी का। हम लोगों को तैरना था, हम लोगों को तैरना था, इसलिए हम नदी पर गए। ठीक है, इसलिए से जोड़ दिया हम, इसलिए हम नदी पर गए। ठीक है, इसलिए से जोड़ दिया दोनों वाक्यों को। हम लोगों को तैरना था, अपने आप में पूर्ण वाक्य। हम नदी पर गए, अपने आप में पूर्ण वाक्य। दोनों को जोड़ दिया, इसलिए से बन गया संयुक्त वाक्य। अब इसका मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? हम नदी पर इसलिए गए क्योंकि हमें तैरना था। देखिए, एक तो क्योंकि से जोड़ दिया, क्योंकि हमें तैरना था। हम नदी पर इसलिए गए। ठीक है, आगे समझ में मिश्र वाक्य कैसे बनाया? अब देखिए, ये वाक्य अपने जरा खुद बनाओ। गीता ने मेहनत की, गीता प्रथम आई। सोचो कैसे बनेगा सरल वाक्य। गीता मेहनत करके प्रथम आ गई। ठीक, बन गया सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा दोनों का? जोड़ो इन दोनों को। गीता ने मेहनत की और प्रथम आई। ठीक है, और से जोड़ दिया तो क्या बन गया? संयुक्त वाक्य बन गया। अब इसको हम मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं? अब देखिए, इससे पहले क्योंकि लगा दो। क्योंकि गीता ने मेहनत की, इसलिए वह प्रथम आई। ठीक, क्योंकि गीता ने मेहनत की इसलिए वह प्रथम आई। या जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। जब और तब लगा दिया, मिश्र वाक्य बन गया। क्योंकि इसलिए लगा दिया, मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, अगर हम इसका ये वाला क्योंकि हटा देते और केवल इतना रहता, गीता ने मेहनत की इसलिए वह प्रथम आई, तो ये बन जाता संयुक्त वाक्य। केवल ये क्योंकि लगाने से हमारा मिश्र वाक्य बन गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो अगला। मीरा ससुराल चली गई, वहां खुश नहीं है। चलो बनाओ सरल वाक्य इसका। मीरा ससुराल जाकर खुश नहीं है, ये बना सरल वाक्य। यही है ना आपका भी? चलिए संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? बोलो। मीरा ससुराल चली गई पर खुश नहीं है। ठीक है, हम इसमें पर का लोप भी कर सकते हैं यहाँ कॉमा लगा करके। ठीक, मिश्र वाक्य बनाओ। जब से मीरा ससुराल गई तब से वहां खुश नहीं है। ठीक है, जब से मीरा ससुराल गई खुश नहीं है, ये बन गया इसका मिश्र वाक्य। आ गया ना समझ में? चलो अब बिल्कुल मत देखना इधर, बनाओ बिना देखे अगला सेंटेंस। मैं एक डॉक्टर से मिला, वह होशियार है। बनाओ सरल सेंटेंस इसका। मैं एक होशियार डॉक्टर से मिला, यही आ रहा है ना दिमाग में आपके? ठीक, अगला संयुक्त वाक्य बनाओ। मैं एक डॉक्टर से मिला, हाँ ठीक, और वह होशियार है, और वह होशियार है, और से जोड़ दिया इसे। ठीक है, मिश्र वाक्य बनाओ। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है, जो बहुत होशियार है। आगे समझ में? एक और अच्छी सी पहचान है, आप क्या करो, पहले सेंटेंस से पहले भी समुच्चय बोधक शब्द जोड़ दो और दूसरे सेंटेंस में भी समुच्चय बोधक जोड़ दो, मिश्र वाक्य ही बनेगा। ठीक, अगर आप देखो, आपको पहचानने के लिए दे दिया सेंटेंस की, बताओ इसमें मिश्र वाक्य कौन कौन सा है या कौन सा वाक्य है ये? तो जो की, जहां, जिधर, जैसे ही, इनसे शुरू होने वाले वाक्य हैं वो क्या होते हैं? मिश्र वाक्य ही होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा अभ्यास कार्य कर लेंगे अगर ज्यादा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप 10 सेंटेंस उठाओ और उनके सरल वाक्य बनाओ, मिश्र वाक्य बनाओ, संयुक्त वाक्य बनाओ। देखते हैं कैसे परीक्षा में आप भूलेंगे। आपके 4-5 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर का आता है, ये एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक बेटा, समझ में आ गया ना आपको? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।